हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडी इन्वेस्ट। दोस्तों, आज हम फिर से एक नई कंपनी की एनालिसिस करेंगे। एक नई कंपनी के बारे में पूरे डिटेल्स में इसको जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी कंपनी है जो भविष्य में एक मल्टी बैगर शेयर साबित हो सकता है, तो इसके बारे में बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे। लेकिन अगर उसके पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। उसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे जाके वहाँ पे ट्रेंडी इन्वेस्ट सर्च करके वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो टेलीग्राम का चैनल है उस पर रेगुलर अपडेट्स आती रहती हैं जो शेयर्स रिकमेंड किए गए हैं उसके रिगार्डिंग, या फिर जो इंट्राडे में भी कुछ शेयर्स होते हैं या कुछ कॉल्स होती हैं तो वो भी टेलीग्राम में अपडेट की जाती हैं, तो वहाँ से आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं उसका नाम है मनाली पेट्रोकेमिकल्स। तो जो कंपनी है वो 1986 में स्टैब्लिश्ड हुई थी, और जो कंपनी है वो प्रोपिलीन ग्लाइकोल और पॉल्यूल्स जो होते हैं उसके प्रोडक्शन और मार्केटिंग में लीडर है इंडस्ट्री में। उसके अलावा जो कंपनी है और वो प्रोपिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ग्लाइकोल और पॉल्यूल्स की जो होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसके सेल्स से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें इन्वॉल्व है। तो बेसिकली ये जो सारी इनके प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में एज ए रॉ मटेरियल यूज होते हैं और अलग अलग इंडस्ट्रीज उनको यूटिलाइज करती हैं अपने फाइनल प्रोडक्ट्स के लिए। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो कई सारी इंडस्ट्री को टैकल करता है। कंपनी जो है उसके दो इस समय प्लांट चल रहे हैं जो कि चेन्नई में मनाली के निकट लगे हुए हैं। दो प्लांट जहां से वो अपने प्रोपिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ग्लाइकोल और पॉल्यूल्स को जो है वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो जितने भी इनकी डिमांड्स आती हैं इन दो प्लांट्स के थ्रू वो टैकल करने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखते हैं तो कंपनी जो है वो जो इनके पॉल्यूल्स हैं उसको आइसोसाइनेट के साथ ये बनाते हैं और उसका मार्केटिंग करते हैं। तो आइसोसाइनेट जो है वो उसको जापान से मंगाते हैं और उसको फिर प्रोपिलीन माइनस के साथ उसको प्रोड्यूस करके अपने प्लांट से उसको फाइनल एक टच देते हैं, और फिर जो इंडिया में जो इंडस्ट्री लगी हुई है इससे रिलेटेड उसको ये फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो कंपनी है उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो किन किन इंडस्ट्री में यूज होते हैं, तो कंपनी जो है जो अप्लायंसेस होते हैं, इसके अलावा जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, जो बेडिंग है, फूड एंड फ्रेग्रेंसेस हैं, इसके अलावा जो फर्नीचर है, फुटवेयर्स हैं, पेंट्स हैं और कोटिंग जो होती है या फार्मास्यूटिकल्स है, इस तरह की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें इनके प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज किया जाता है। तो जो एक इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसको मनाली पेट्रोकेमिकल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो टैकल करते हैं। तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत सारी इंडस्ट्री को टैकल करते हैं, तो उसी तरीके से आने वाले दिनों में इनकी डिमांड भी होगी और उसी तरह से कंपनी में ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब अगर हम कुछ की मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं कि कंपनी के जो कुछ की मैट्रिक्स हैं, तो जो मनाली पेट्रोकेमिकल है इसका जो मार्केट कैप है अभी लगभग 1700 करोड़ रुपए के आसपास का इनका मार्केट कैप है। अगर एंटरप्राइज वैल्यू की बात करते हैं तो 1662 करोड़ के आसपास का है, और अगर हम इनके प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 2.39 के प्राइस बुक वैल्यू पे ये काम कर रहा है। इसके अलावा अगर हम कंपनी का शेयर की फेस वैल्यू देखते हैं तो वो 5 रुपए के फेस वैल्यू पे काम कर रहा है। बुक वैल्यू जो है वो 41.42 की है। जो कैश है इनके पास वो 46.2 करोड़ का है। अब अगर हम और आगे देखते हैं कि इनका ईपीएस वगैरह क्या है या इनकी बाकी जो ग्रोथ वगैरह है वो आने वाले आज अभी जब हम फाइनेंशियल नंबर देखेंगे तो वहाँ पे इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब अगर हम कुछ इनके पीएस के कंपैरिजन करते हैं तो देखिए पीएस में इनकी जो सबसे टॉप मोस्ट कंपनी है इसमें वो है एसएच केलकर कंपनी। तो एसएच केलकर को अगर आप देखिए तो 154 रुपये का भी उनका शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप जो उनकी है वो 2178 करोड़ रुपए की है। अगर वहीं पर हम पी की बात करते हैं तो 26 से भी ऊपर के पी पे काम कर रहा है। वहीं पे अगर हम ईबिटा की बात करते हैं, ईबीटीएडी की बात करते हैं तो 16.18 पे काम कर रहा है। अगर हिमाद्री स्पेशलिटी की बात करते हैं तो उसका प्राइस जो है भी वो 50 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है शेयर, और उसका जो पी है वो 44.88 के पी पे वो काम कर रहा है। अगर हम एबिट की बात करते हैं तो 18.13 पे है। अगर हम थिरुमलाई केमिकल की बात करते हैं तो जो शेयर है 198 पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप जो 28 करोड़ की है, और जो उनका पी है वो लगभग 12.27 के पी पे काम कर रहा है। वहीं पे अगर हम मनाली पेट्रो को इन सब के साथ कंपेयर करते हैं तो मनाली पेट्रो का जो शेयर है अभी 98 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप जो है 1699 करोड़ यानी 1700 करोड़ के आसपास की है। तो अगर मार्केट कैप देखिए तो लमसम इनके जो ऊपर की जितनी भी कंपनियां हैं उनके आसपास ही स्टैंड करती है। अगर हम पी की बात करते हैं
तो 6.3 के पीई पे ये काम कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एबिट की भी हम देख लेते हैं तो वो 4 के एबिट पे ये काम कर रहा है। अगर यहाँ पे देखिए तो जो मनाली पेट्रो है आपको इस पूरे इंडस्ट्री में सबसे चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है, और इसमें जो आने वाले टाइम में वैल्यूएशंस हैं वो और ग्रो करेंगी और शेयर में भी वो ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो मनाली पेट्रो में जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है अभी के, अगर हम वैल्यूएशन पे बात करते हैं। अब अगर हम कुछ होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं, शेयर होल्डिंग कैसी है, तो जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है इस कंपनी में वो 44.86% की होल्डिंग है। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो 0.03% की होल्डिंग है। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है उनकी होल्डिंग 0.02% की है। एफआईआई की होल्डिंग 0.87% की है। अगर रिटेलर्स की बात करते हैं तो 54.21% की होल्डिंग रिटेलर्स की है। तो जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपनी अच्छी खासी होल्डिंग बना रखी है और उसमें एक कांस्टेंट की ग्रोथ देखने को मिली है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इनका अट्रैक्टिव है। अब अगर हम कुछ फाइनेंशियल नंबर्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल नंबर जैसे हम हमेशा देखते हैं वैसे देखने की कोशिश करेंगे कि जो पहले क्वार्टरली रिजल्ट इनके देखेंगे। तो अगर हम सितंबर 2020 का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था उसमें अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो 194.59 करोड़ का सेल्स था। अगर हम दिसंबर 2020 की बात करते हैं तो वो बढ़ के 325 करोड़ पे पहुंचा। मार्च 2021 में वो बढ़ के 333 करोड़ पे पहुंच गया। अगर जून 2021 का जो क्वार्टर हुआ Q1 अभी आया उसमें अगर हम देखते हैं तो वो 279 करोड़ पे पहुंचा। अब अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर जो टैक्स है अगर हम उसकी बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था दिसंबर में 110 करोड़ रुपए पे था, दिसंबर 2020 क्वार्टर एंड पे। वहीं मार्च 2021 में वो 124 करोड़ पे पहुंच गया। वहीं पे अगर जून 2021 जो क्वार्टर एंड हो वहाँ पे बात करते हैं तो 102 करोड़ रुपए पे ये स्टैंड करता है। अब अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो दिसंबर 2020 का जो क्वार्टर एंड हुआ था उसमें 83.78 करोड़ पे था। मार्च 2021 में वो 92.06 करोड़ पे पहुंचा और जो जून 2021 का क्वार्टर एंड हुआ वो 76.11 करोड़ पे पहुंचा। तो अब अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जून का क्वार्टर है उसमें हर लेवल पे फिगर जो है थोड़ी डाउन हुई है। तो यहाँ पे एक रीजन है कि जो कोविड वगैरह की वजह से जो प्रॉब्लम हुई उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिला है इंडस्ट्री पे। तो जो डिमांड थी थोड़ी वो नीचे आई थी, तो इस वजह से इनके जो ओवरऑल जो इनकी वैल्यूएशंस हैं, जो इनके फाइनेंशियल नंबर्स हैं, उस पर भी उसका असर देखने को मिला। अब अगर हम वहीं पर बात करते हैं कि जो इनकी ईयरली रिजल्ट्स हैं उसके अगर हम कंपेयर करते हैं तो मार्च 2018 का जो ईयर एंड हुआ था वहाँ पर जो नेट सेल्स थी इनकी वो 645 करोड़ पे स्टैंड करती थी। मार्च 2019 जो ईयर एंड हुआ वहाँ पे 702 करोड़ पे ही एंड पहुंच गई और मार्च 2020 का जो ईयर एंड हुआ उसमें ये घट के 676 करोड़ पे आया। अगर हम वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 93.25 करोड़ पे स्टैंड करता था मार्च 2018 के ईयर में। मार्च 2019 में वो 91.18 पे हुआ और मार्च 2020 में वो घट के 62.85 करोड़ पे आ गया। वहीं पे अगर हम एक्सपेंडिचर को देख लेते हैं तो एक्सपेंडिचर जो मार्च 2018 में था वो 552 करोड़ रुपए पे था। मार्च 2019 में जो था वो 610 करोड़ रुपए पे था। अगर मार्च 2020 में हम देखते हैं तो जो एक्सपेंडिचर है उसमें थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली, उसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुए और वो 613 करोड़ पे स्टैंड करता है। अब अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो मार्च 2018 का ईयर एंड हुआ था उसमें 83.85 करोड़ पे था। मार्च 2019 में जो ईयर एंड हुआ उसमें 102.69 करोड़ पे इनका प्रॉफिट स्टैंड करता था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर मार्च 2020 का जो ईयर एंड हुआ उसमें देखते हैं तो 44.97 करोड़ पे स्टैंड करता है। अब अगर हम नेट प्रॉफिट देख लेते हैं तो 54.87 करोड़ था मार्च 2018 के ईयर एंड पे। मार्च 2019 के ईयर एंड पे वो बढ़ के हो गया 65.41 करोड़ और मार्च 2020 का जो ईयर एंड हुआ वो वहाँ पे घट के आ गया थोड़ा 38.64 करोड़। तो अगर आप देखिए तो कंपनी जो है कंटिन्यू बेसिस पे प्रॉफिटेबल बनी हुई है। मार्च 2016 से अगर हम देखते हैं तो मार्च 2021 तक लगातार कंपनी प्रॉफिट में बनी हुई है। अगर हम ईपीएस की भी बात कर लेते हैं तो मार्च 2018 में जो ईपीएस था वो 3.19 पे था। मार्च 2019 में वो बढ़ के 3.80 पे पहुंचा और मार्च 2020 में वो 2.25 पे स्टैंड करता है। तो कंपनी की जो वैल्यूएशंस हैं, कंपनी के जो फाइनेंशियल नंबर्स हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। कंपनी अच्छा काम कर रही है, कंपनी लगातार प्रॉफिट में बनी हुई है, तो ये एक कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है। अब अगर हम कंपाउंडेड जो इनके कुछ ग्रोथ हैं उसकी बात कर लेते हैं तो जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ रही है 5 साल में वो लगभग 12% पे रही है। अगर हम 3 ईयर्स पे बात करते हैं तो 11% पे स्टैंड करती है। अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 5 ईयर्स में वो 35% पे स्टैंड करती है, 3 ईयर्स में वो 55% की है। अगर हम स्टॉक प्राइस की जो CAGR ग्रोथ है उस पर हम देखते हैं तो 10 ईयर्स में ये 25% पे स्टैंड करती है, 5 ईयर्स में 28% का ग्रोथ दिया है स्टॉक ने और 3 ईयर्स में इसकी जो ग्रोथ है वो 35% पे स्टैंड करती है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की
प्रोस्पेक्टिव में बात करते हैं तो 5 ईयर्स में जो ROE रहा है वो 20% पे रहा है, 3 ईयर्स में जो है 23% पे स्टैंड करता है, और अगर लास्ट ईयर के हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 37% पे स्टैंड करता है। तो अब अगर हम कंपनी की जो कुछ वैल्यूएशन हैं, जो कंपनी की जो क्या प्रो हैं कॉन्स हैं, अगर हम उसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं तो जो कंपनी है, कंपनी बहुत ही अच्छा काम कर रही है इंडस्ट्री में, और कंपनी की जो ग्रोथ है वो लगातार अभी दिखा रही है। कंपनी की अगर हम मंथली देखते हैं तो कंपनी बहुत टाइम से एक नैरो रेंज में इसका शेयर फंसा हुआ था, अभी लेकिन कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे जो कंपनी के फेवर में कुछ बातें जाती हैं तो कंपनी के जो डेप्थ हैं, जो कंपनी का डेट है वो रिड्यूस हुआ है, सिग्निफिकेंटली तौर पर कंपनी ने इसको रिड्यूस किया है। और अगर देखा जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। तो यहाँ पे एक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी लगातार डेट को कम करती जा रही है और अभी डेट फ्री के एकदम आसपास पहुंच गई है। और यहाँ पे दूसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और फ्यूचर में भी इसकी जो ग्रोथ है वो लगातार मेंटेन रहने वाली है, और कंपनी को इस बात की उम्मीद है कि अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव में भी बात करते हैं तो कंपनी ने अब बहुत ही अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है पिछले 5 सालों में, और अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ के CAGR पे देखते हैं तो 34% के ऊपर का CAGR ग्रोथ इन्होंने 5 साल में दिखाया है। कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो काफ़ी बहुत बेहतरीन लेवल पे मेंटेन किया हुआ है इन्होंने, बहुत ही हेल्थी डिविडेंड पे आउट है इनका, और वो 19% के एबव स्टैंड करता है। तो कंपनी अगर हम देखते हैं तो कंपनी का जो एक और इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को अगर हम बात करते हैं तो 8.94 पे स्टैंड करता है। तो इनका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो भी काफ़ी हेल्थी है और वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर हम कंपनी के जो कैश कन्वर्जन साइकिल होते हैं कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू किस तरह से कैश कन्वर्ट करती है, तो वो भी लगभग 49.61 डेज यानी 50 डेज के आसपास है। ये भी कंपनी के लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात है। अगर हम लिक्विडिटी ऑफ पोजीशंस के प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं तो वो भी करंट रेशियो जो है कंपनी का वो 2.55 पे स्टैंड करता है। तो ये कंपनी की जो स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं दिखाता है कि कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। अगर हम देखते हैं तो कंपनी की जो एक निगेटिव चीज़ देख के आती है, अगर हम पिछले 5 सालों के रेशियो में बात करते हैं तो यह है कि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो पिछले 5 सालों में थोड़ा लो रहा है, और कंपनी ने लगभग 12% के आसपास ही सेल्स ग्रोथ दिखाई है, जो थोड़ी सी कम है, और कंपनी को थोड़ा इस पर काम करना चाहिए और इस पर थोड़ा अच्छे तरीके से ग्रोथ दिखानी चाहिए। वहीं पर अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की भी बात करते हैं, पिछले 3 सालों में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी पुअर रहा है और वो लगभग 5% के आसपास का ग्रोथ दिखाता है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है और कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है पिछले 5 सालों में 3 सालों वो थोड़ा सा कम है, लेकिन वो कोई इतनी प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है कि उसकी वजह से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो आने वाले टाइम में जैसे इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ेगी वो उस तरीके से चीज़ें और भी अच्छी होती जाएंगी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो पूरा पेट्रोकेमिकल या केमिकल इंडस्ट्री है उसका अभी पूरी GDP में केवल 6% के आसपास का योगदान है। तो आने वाले दिनों में जो इसकी एसोसिएट इंडस्ट्रीज हैं, जैसे जैसे उसमें ग्रोथ आती जाएगी तो वैसे वैसे इस इंडस्ट्री में भी डिमांड बढ़ती जाएगी, और ये रेवेन्यू हो या सेल्स ग्रोथ है ये धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। तो कंपनी की जो ओवरऑल अगर हम फाइनेंशियल वैल्यूएशंस को देखते हैं, कंपनी का फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखते हैं तो वो काफ़ी स्ट्रांग है, और यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें एक ग्रोथ देखने को मिल रही है जो आने वाले दिनों में कंटिन्यू रहेगी। अब अगर हम कंपनी का जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव अगर हम उसको भी देखते हैं तो ये एक पूरी इंडस्ट्री है, वो बहुत ही हाई डिमांड वाली इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री कई अलग अलग इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। तो इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिमांड बहुत ही अच्छी रहने वाली है, और वो डिमांड आने वाले दिनों में बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि जो इसकी इंडस्ट्री है एसोसिएटेड इंडस्ट्री है, जैसे कि पेंट्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, या ऑटोमोबाइल की जो इंडस्ट्री है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, इन सब में लगातार ग्रोथ अब आने वाले दिनों में और दिखेगी, क्योंकि जैसे जैसे कंट्री में ग्रोथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें डिमांड बढ़ेगी, और जब उस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो जो पेट्रोकेमिकल की इंडस्ट्रीज हैं जैसे मनाली पेट्रो हो गई, इनके जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनकी डिमांड उस इंडस्ट्री में बढ़ेगी, तो वहां से इनको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा शेयर मुझे लगता है, और जो आने वाले दिनों में एक लंबी ग्रोथ दिखाएगी।
अब अगर हम कंपनी के चार्ट को, शेयर को देखते हैं तो कंपनी का जो ये पूरा जो शेयर है ये बहुत टाइम से, अगर हम मंथली चार्ट को देखते हैं तो ये बहुत ही नैरो रेंज में फंसा हुआ था। लगभग 70 रुपये से लेके 85-86 रुपये, 80 रुपये के बीच की नैरो रेंज में एक फंसा हुआ था और वहीं पे ये काम कर रहा था। लेकिन अब इसमें एक बहुत ही सॉलिड एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और उसके बाद इसका जो शेयर है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो 98 रुपये के आसपास जो ये शेयर है ये आपको महंगा नहीं मिल रहा है। इसमें इन्वेस्टर्स को जरूर पोजीशन बनानी चाहिए और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो 98 रुपये के आसपास से अगर आप पोजीशन बनाना शुरू करते हैं और किसी रीजन से कुछ, अगर मान लीजिए कोविड अभी की फिर से एक थर्ड वेव की बात चल रही है, उससे रिलेटेड या किसी और रीजन से आपका शेयर में एक डिप देखने को मिलता है तो वहाँ पे भी आप अपनी पोजीशन ऐड कर सकते हैं और इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हैं। आने वाले दिनों में इस शेयर में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अभी इसका टारगेट क्या हो सकता है वो अभी तुरंत नहीं बताया जा सकता, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में इस शेयर को लेकर चल रहे हैं और अभी तुरंत ब्रेकआउट आया है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि कंपनी के और रिजल्ट कैसे आते हैं, 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट और देखते हैं, उसके बाद एक थोड़ा एक अच्छा इसमें व्यू बनेगा कि कंपनी आने वाले दिनों में शेयर कहां तक परफॉर्म कर सकता है। बट अभी का व्यू ये है कि लॉन्ग टर्म में आप इसको इन्वेस्ट करिए और ये एक मल्टी बैगर शेयर आपको साबित हो सकता है और इसमें बहुत ही अच्छा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो आई होप कि ये जो एनालिसिस है इससे आपको हेल्प मिलेगी। उससे भी बड़ी चीज़ है कि आप इन्वेस्ट करने से पहले जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं आपके, आप उनसे ज़रूर बात कीजिए। जो आपकी एनालिसिस है पर्सनल, उस पर भी ज़रूर एनालाइज करिए, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के उसके बाद ही इन्वेस्ट करिए। तो आई होप कि जो एनालिसिस है इससे आपको हेल्प मिलेगी और इन्वेस्ट करने में आपको आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।